हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोज में पाचन तंत्र पढ़ चुका है या पाचन को कम्प्लीटली पढ़ चुका है। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है पाचन से आगे हम चलेंगे। जो दूसरा हमारा इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है श्वसन। क्या है? श्वसन। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, तो हम श्वसन को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? श्वसन। रिस्पायरेशन। श्वसन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। अब श्वसन से क्या तात्पर्य है? तो श्वसन का नाम सुन के बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि सांस लेने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, जो कि कंप्लीटली क्या है? गलत है। श्वसन हम उसको कहते ही नहीं है। श्वसन कहते किसको हैं? तो श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। यह होती कहाँ है? तो यह हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, जब श्वसन होता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा निकलती है, जिससे हम तमाम कार्यों को क्या करते हैं? तो संपादित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग भी होता है। ठीक है। अब देखिए, जो होती है आपकी श्वसन, उसमें हम देखते हैं कि जब श्वसन होता है तो ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। यानी क्या है? तो यह एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है, यानी जीवों में होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया। होती कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जब यह होती है तो हमारे शरीर में CO2 का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो उसको क्या कर दिया जाता है? हमारे शरीर के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपकी श्वसन है वो क्या है? तो यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं जीवों में जीवों में होने वाली एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और यह अभिक्रिया पूर्ण होने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन के पश्चात हमें ऊर्जा भी मिलती है। क्या होती है? श्वसन के पश्चात हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए, तो श्वसन के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया? तो श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन का संयोग होता है। जब यह अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और साथ ही में क्या बनती है? तो ऊर्जा बनती है, जिससे हम अपने नित्य प्रतिदिन के जो भी कार्य होते हैं उनको हम क्या करते हैं? तो संपन्न करते हैं। ये था श्वसन। इसके बाद हम बात करते हैं श्वसन के प्रकारों को, यानी श्वसन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उसको देखते हैं। श्वसन को दो भागों में बांटा जाता है। क्या है वो दो भाग? तो देखिए, श्वसन
श्वसन की अगर हम बात करें तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। अब ये जो आपका कोशिकीय श्वसन होता है इसको भी दो भागों में बांटते हैं। अब ये कौन कौन से दो भाग हैं, तो इनको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा वाला हो जाता है अवायवीय। क्या हो जाता है? अवायवी श्वसन। तो श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोशिकीय श्वसन और श्वासोच्छ्वास में। उस कोशिकीय श्वसन को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। और ये जो आपके वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, तो इनमें अंतर को पूछता है। वो क्या पूछता है? अंतर को पूछता है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं क्या होता है ये। एक तरफ हम लिख लेते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय, इसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। अवायवीय या अनाक्सीश्वसन। अब देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो नाम से ही तो एक पॉइंट हमको क्लियर ये हो जाता है कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी उसको क्या बोलेंगे? तो अवायवीय श्वसन। तो पहला तो अंतर क्या हो जाता है, तो पहला अंतर तो यही हो जाता है, पहला अंतर इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। दूसरा क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित, क्या है? अनुपस्थित होती है। यानी एक ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसको बोलेंगे अक्षीय श्वसन या वायवीय श्वसन, और एक ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी उसे क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, तो दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसमें? तो वायवीय में। इसमें नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, ये हो जाएगा ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण। अब ध्यान दीजिए, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, और जब इसमें वह आधा ही टूटेगा, या हम कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में टूटेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी? ऊर्जा बहुत कम हमको मिलती है। यानी वायवीय जो श्वसन होता है उसमें हमें अवायवीय की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलती है। तीसरा जो पॉइंट होता है तीसरा, तो इसमें क्या होता है, तो जब ग्लूकोज टूटता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल बनता है। CO2 जल एवं ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और जब इसकी बात करते हैं तो ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें क्या होता है, तो एथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण। यानी जब इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो इसमें क्या बनती है? CO2 और साथ में जल बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें बनता है C2H5OH, यानी इसका नाम है इसका फॉर्मूला C2H5OH,
और ये जो होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगले बात करते हैं हम, अगर हम अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमको मिलती है ऊर्जा 673 किलो कैलोरी, यानी इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, हमको प्राप्त होती है। कितनी, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो होता है वायवीय श्वसन, चूंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ क्या मिलती है, तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पे इससे बहुत कम ऊर्जा मिलती है, इधर किससे, तो वायवीय श्वसन से बहुत कम ऊर्जा मिलती है, किधर, तो इसमें, सॉरी ये 4 नंबर है, 4 नंबर पे, तो इधर मिलती है 21 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी? 21 किलो कैलोरी। किसी किसी किताब में ये 27 किलो कैलोरी भी दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस किताब में, एनसीईआरटी में 21 किलो कैलोरी है, बाकी अदर बुक्स में मैंने देखा है 27 किलो कैलोरी। ठीक है। अगला जो अंतर होता है तो वो होता है कि ऊर्जा को हम एटीपी के रूप में भी मापते हैं। किसके रूप में मापते हैं, तो एटीपी के रूप में मापते हैं। तो जब एटीपी के रूप में मापते हैं तो इसमें 38 एटीपी मिलते हैं। एक ग्लूकोज टूटता है तो एक ग्लूकोज का, अगर एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो किसने कितने मिलते हैं, तो 38 एटीपी। कितने मिलते हैं, 38 एटीपी। कितने मिलते हैं, 38 एटीपी। और इसमें क्या होंगे, बहुत कम मिलेंगे, यानी इसमें 2 एटीपी क्या मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है। एक ग्लूकोज के अणु को जब तोड़ा जाता है तो इसमें कितने एटीपी मिलते हैं, तो 2 एटीपी। और इसमें कितने मिलते हैं, तो 38 एटीपी। अब ये जो आपका एटीपी है वो होता क्या है, तो एटीपी को हम बोलते हैं ऊर्जा का सिक्का। क्या बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं इसको। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ जाता है ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का। अब ऊर्जा का सिक्का से तात्पर्य है, ऊर्जा का सिक्का यानी कि हम कह सकते हैं क्या, तो एटीपी। एटीपी इसको हम बोल देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन, एडिनोसिन, टी से ट्राई, सॉरी, ट्राई, पी से फॉस्फेट। ध्यान दीजिएगा इसको, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट क्या होता है, तो ऊर्जा का सिक्का होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाइरुवेट विखंडन, यानी जब हमारा ग्लूकोज टूटता है तो कितने चरणों में और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे टूटता है, और उन सभी प्रक्रियाओं का हम क्या नाम देते हैं। चलिए उसको देखते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, तो पाइरुवेट के विखंडन के, जो कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने आपके पीछे एक चार्ट बना रखा है, इसको चलिए समझते हैं एक एक करके कि होता क्या है एग्जैक्टली, इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने लिखी हैं। ठीक है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा है। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आ रहा है ग्लूकोज। क्या आ रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब आ रहा है यहाँ पे, तो ग्लूकोज कितने कार्बन के इसमें कितने अणु है, तो 6। C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है, तो ग्लूकोज का। जब यह टूटता है तो किस रूप में चेंज होता है, तो पाइरुवेट के रूप में बदलता है। किस रूप में बदलता है, पाइरुवेट के रूप में। और पाइरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का अणु होता है, यानी इसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं पाइरुवेट में, तो वो 3 होते हैं। अब देखिए पाइरुवेट जो होता है वो आपके पेपर में इसका फॉर्मूला नहीं पूछा ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका फॉर्मूला, तो आप इसका नाम ध्यान दीजिएगा कि जब ग्लूकोज टूटता है 6 कार्बन का अणु, ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु होते हैं, 6 होते हैं। जब ये टूटता है तो पाइरुवेट में जब टूटता है तो उसमें कितने कार्बन के अणु बच जाते हैं, 3। अब यह जब हम देखेंगे इसके आगे तो इसमें 3 कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है। कितनी कंडीशंस, 3 कंडीशंस, जिसमें से 2 कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है, यानी ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। एक कंडीशन ऐसी है जो कि क्या है, उसमें ऑक्सीजन आपके उपस्थित है। तो चलिए इसमें अगर हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, तो जो ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में। किसमें होता है, ईस्ट में। ईस्ट में जब होता है तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, यानी ऑक्सीजन है ही नहीं। तो उस कंडीशन में किस चीज का निर्माण होता है, तो C2H5OH, यानी इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल। और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या बनता है, ऊर्जा। यानी इसमें 2 कार्बन अणु बन रहे हैं। कितने कार्बन अणु, 2 कार्बन अणु बन रहे हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किण्वन। यानी जो ईस्ट में होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो इथेनॉल बनता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो किण्वन बोलते हैं। इथेनॉल जो होता है या C2H5OH होता है, यही हमारा पीने वाली शराब होती है। क्या होती है,
पीने वाली शराब होती है। तो शराब को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो किण्वन विधि के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। ठीक है। दूसरी भी अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ भी ऑक्सीजन का अभाव, अभाव का मतलब क्या है? कमी, और कभी का मतलब कि यहाँ भी ऑक्सीजन आपकी उपस्थित नहीं है। अब जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो क्या बन रहा है? लैक्टिक अम्ल बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? ऊर्जा बन रही है, थोड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित है दोनों कंडीशन में। तो ऊर्जा बनेगी बट बहुत कम मात्रा में क्या होगी? ऊर्जा बनेगी। अब यह जो होती है हमारी मांसपेशियों में होती है। मतलब समझिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो धावक होते हैं या दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं? तो दौड़ते रहते, जब उनके मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये रिएक्शन होती है तो उनकी मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प का मतलब अचानक से उनको दर्द होने लगता है, तो वो ऐसा लगता है उनको कि अब हम इसके आगे नहीं दौड़ सकते हैं। या कभी कभी चीता जो होता है उसके भी पैरों में क्या आ जाता है? तो क्रैम्प आ जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें क्या बन रहा है? लैक्टिक अम्ल। क्या बन रहा है? लैक्टिक अम्ल, और साथ में क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है। किसकी? तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित है। बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो जो हमारी तीसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन उपस्थित होगा। देखिए यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित। और ऑक्सीजन जब उपस्थित होगी तो यह प्रक्रिया होती कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका का एक क्या है? अंग है। क्या है? अंग है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो वहाँ क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनता है? जल, और साथ में क्या बनती है? ऊर्जा। और इन दोनों की अपेक्षा यहाँ ऊर्जा क्या होगी? तो ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या थी? अनुपस्थित थी, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। इसके बाद अब इसमें से हम देख लेते हैं कि ये जो दो हैं, कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कैसे शोषण हो जाएंगे? अवायवीय। कैसे हो जाएंगे? अवायवीय। और ये वाली जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? तो वायवीय शोषण। कैसी हो जाएगी? वायवीय शोषण। कैसी हो जाएगी? वायवीय। अवायवीय का मतलब जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है, वायवीय का मतलब जिसमें ऑक्सीजन क्या है? उपस्थित है। इसके बाद हम इसी को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो देखिए उसको चरणों में लिख लेते हैं, थोड़ा 3 चरण में लिखेंगे। कितने चरणों में लिखेंगे? 3 चरण में। ठीक है। चलिए चलिए, तो जो चार्ट हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, या इसको हम कैसे लिखेंगे पेपर में। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहली स्थिति क्या थी? तो पाइरुवेट जो था वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो रहा था? तो इथेनॉल एवं CO2 क्या कर रहा था? तो बना रहा था। ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? यह प्रक्रिया किसमें होती है? तो ईस्ट में होती है। किसमें होती है? ईस्ट में। और इस प्रक्रिया का क्या नाम हम देते हैं? तो उसको बोलते हैं किण्वन। क्या नाम देते थे हम लोग? किण्वन। क्या नाम देंगे हम लोग? किण्वन। दूसरी क्या स्थिति थी? दूसरी स्थिति भी थी तो क्या थी? तो उसमें भी ऑक्सीजन क्या होगा? आपका अनुपस्थित रहेगा। और क्या होगा? तो ऑक्सीजन जब उपस्थित रहेगा तो उसमें मांसपेशियों में आपकी क्या हो जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगेगा। और जब आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है तो उसके संचय से क्या होने लगता है? आपके मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है और अचानक से दर्द होने लगता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी? तो ये इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। क्या रहता है? ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। उसके बाद इसमें क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में जल बनाया था। और ऊर्जा इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? मिलती है। जो हम लोग के शरीर में होता है वो कौन सा सोर्स, कौन सी होती है? तो यही वाली कंडीशन होती है। और कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण ही हम, क्योंकि यहाँ से क्या निकली? ऊर्जा, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर स्टार है ये कोशिका का। किसका? कोशिका का क्या है? पावर स्टार। हमारा पावर स्टार पवन सिंह नहीं, कोशिका का क्या है? ये पावर स्टार है। यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो कोशिका की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और हम लोग कल की वीडियो में जो पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र, यानी मानव में कैसे कैसे श्वसन होता है, इसको क्या कहते हैं, वो हम समझेंगे। वो कितने अंग एक साथ काम करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।